हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में मैं आपको आज सीए इंटर ग्रुप 1 का रिवीजन स्टार्ट करके दे रहा हूँ बेटे। वैसे तो मैंने आज तक कभी भी इंटर लेवल पे रिविजनरी क्लासेस प्रोवाइड नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे ने एक बार पढ़ लिया, उसको समझ में आ गई बात, वो कर लेगा। पर बच्चे आजकल रिवीजन क्लासेस मांग रहे हैं सर, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, आपको मैं एक चैप्टर रिवाइज़ कराऊंगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। उसका रीज़न बेटे ये है, मैंने कभी रिविजनरी क्लासेस रिकॉर्ड कराई नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मुझे एक दो क्लासेस में ज़रा एक बार हाथ आजमाने दो, और जैसे जैसे मेरा हाथ खुलेगा मैं चैप्टर की कवरेज बढ़ाता रहूँगा। एक वीडियो में 2-3 चैप्टर बढ़ाना शुरू कर दूँगा मैं। अभी मैं आज एक चैप्टर रिकॉर्ड करा के देखता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आपको रिकॉर्ड करके दूँगा। और एक डिस्क्लेमर मैं अभी देना चाहता हूँ, और डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको रिवीजन कराऊंगा बहुत प्यार से और आराम से, और वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ कराऊंगा जो मैंने क्लास में बताई थी आपको। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट सारे टच कर लूँगा, लेकिन प्यार से और आराम से, जल्दबाजी में कुछ नहीं। अगर किसी बच्चे को लगे मेरी स्पीड कम है, तो वो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पढ़ें। आप मेरी स्पीड को 2x तक लेके जा सकते हो, आप मेरी स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो जिस बच्चे को जहाँ कंफर्ट नज़र आता है वो उतनी स्पीड एडजस्ट कर ले। अरे सर, वो तो हम कर ही लेंगे, आपके बोलने की ज़रूरत थोड़ा ना है। पेन ड्राइव क्लासेस में भी तो हमने क्लासेस में स्पीड को एडजस्ट किया हुआ है। आप तो बोलते ही स्लो, आप तो 3 घंटे बोलते रहते हो, हमने तो आपको हमेशा 2 घंटे में निपटा लिया। आप तो स्लो बोलते हो, आराम से बोलते हो, हम तो बोर हो जाएंगे, हम स्पीड बढ़ा लेते हैं। यही स्लो बोलता हूँ, स्पीड बढ़ाई जा सकती है। अगर मैं तेज़ बोलूँगा, स्पीड कम नहीं की जा सकती। इसलिए जहाँ जो जिसको जो स्पीड ठीक लगती है बढ़ा लो आप। लेकिन मैं आपको आज एक ही चैप्टर की रिवीजन करवाने वाला हूँ, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, मैं वीडियोस के अंदर चैप्टर बढ़ाने शुरू कर दूँगा। किसी वीडियो में 2, किसी में 3, और रिवीजन मेन टॉपिक्स की सारी करा दूँगा मैं आपको। अभी मेरा आज पहला एक्सपीरियंस है, मुझे कर लेने दो। और अगर इसमें कोई कमी पेशी है, इसको इग्नोर कर देना, मैं इसको आगे इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि मैंने सर आज तक रिविजनरी क्लासेस नहीं रिकॉर्ड करी, मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं तो मालगाड़ी हूँ, आपने मेरे को राजधानी एक्सप्रेस बना दिया है ना। तो जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं सर, तो 1-2 लेक्चर लगते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। तो मैं शुरू करता हूँ इसको, आइए मेरे साथ। और मैंने स्क्रीन के ऊपर आपके हैंड रिटन नोट्स लगा दिए हैं। ये मैंने किसी बच्चे से लेके स्कैन कराए थे, ताकि क्लास में किए हुए कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो जाएं आपके। तो जितनी बातें क्लास में डिस्कस हुई हैं वो सारी मैं गो थ्रू करूँगा, किसी कॉन्सेप्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराऊंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, चैप्टर आपने किया हुआ है, मैं तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या पढ़ा था, इसमें क्या किया था, इसमें क्या किया था। इसी को रिवीजन बोलते हैं ना। मैंने देखे हैं, मैंने यूट्यूब से, बाकी बहुत सारे टीचर्स के वीडियोज़ का रेफरेंस लिया, क्योंकि मैंने तो कभी ये काम किया नहीं लाइफ में। मैं तो ये सोचता था मैंने पढ़ा दिया, बच्चा परफेक्ट हो गया। तो आज की जनरेशन है सर, चेंज हो रही है, कोई बात नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। 2-4 रिविजनरी वीडियो शूट कर लूँगा, मेरे को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एक मालगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस कैसे बनती है। क्योंकि मैंने डिपार्टमेंटल आपको 6 लेक्चर में कराया था, हमने 6 वीडियोज़ में इसको कवर किया था। देखते हैं सर, इसको समेटना है हमने। तो बेटे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में बताया था, और वो था मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। मैंने आपको जो क्लास में सबसे पहला कॉन्सेप्ट कराया था बेटे, वो था मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्लास में सबसे पहली बात ये बताई थी कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हमारा एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होता। कंपनी फाइनल अकाउंट में एक बैलेंस शीट, एक कंपनी का P&L, एक कंपनी की कैश फ्लो, और एक नोट्स टू अकाउंट्स, ये 4 चीज़ें हमारी मेन होती हैं। उन चारों में कहीं भी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को नहीं प्रिंट किया जाता। यानी हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इसका हमारे कंपनी फाइनल अकाउंट, मतलब एनुअल रिपोर्ट, मतलब वो रिपोर्ट जो शेयर होल्डर को दी जाती है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, ये कंपनी का इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम है।
इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम का मतलब क्या बताया था कि कंपनी को जो चलाने वाले लोग हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके टेबल पे जो रिपोर्ट जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए, हम वो सीखेंगे यहाँ पे। और ये सीक्रेट है, ये कभी मार्केट में रिवील नहीं होता। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, कंपनी के जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हैं ये कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स की, कंपनी के अलग अलग सर्विसेज की परफॉर्मेंस को शो करने के लिए होते हैं। मान लो एक कंपनी है सोनी लिमिटेड, तो सोनी लिमिटेड कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है और बेचता है। एग्जाम्पल क्या है सर, आपका टीवी, प्ले स्टेशन, म्यूज़िक स्टेशन, आपके ईयरपोड्स, ईयरबड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, कैमराज, हैंडी कैम्स, स्टिल कैमराज, बहुत सारी चीज़ें बनाता है सोनी। आप एप्पल के स्टोर पे जाते हो तो एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल कंपनी मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, टैबलेट बनाती है, मैकबुक बनाती है, फिर डेस्कटॉप बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो अगर कोई कंपनी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो कंपनी को पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है, कितनी परचेज़ है, कितना प्रॉफिट है, कितने खर्चे हैं। तो कंपनी जब प्रोडक्ट वाइज ट्रेडिंग P&L बनाती है, प्रोडक्ट वाइज मतलब मेरे पास 5 प्रोडक्ट हैं तो मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट 5 कॉलम्स में बनाऊंगा। कॉलम 1 टीवी, कॉलम 2 टेप रिकॉर्डर, कॉलम 3 प्ले स्टेशन। तो मुझे पता होगा कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, कितनी परचेज़ हुई, इनके स्टॉक्स क्या हैं, इनके खर्चे क्या हैं, इनका प्रॉफिट क्या है। सीधी बात मैंने आपको बताया था, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हम कुछ नहीं करते, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डिपार्टमेंटल P&L बनाते हैं और डिपार्टमेंट वाइज ग्रॉस प्रॉफिट, डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट निकालते हैं। और ये जो फिगर्स हैं ये मैनेजमेंट के टेबल पे जाती हैं, फिर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा डिपार्टमेंट चलाना है, कौन सा बंद करना है। अगर सारे चलाने हैं तो किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये एग्जांपल दिया था कि कंपनी जैक्स लिमिटेड एक प्रोडक्ट 10,000 रुपये कमा रहा है, दूसरा प्रोडक्ट 10,000 कमा रहा है, तीसरा प्रोडक्ट 20,000 रुपये लॉस में चला गया। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, ओवरऑल। तो आपने बोला था सर ओवरऑल प्रॉफिट है 0, क्योंकि 10 और 10 20, 20 नेगेटिव 0। तो कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहती, कंपनी अगर अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहती है तो कंपनी 1 सेकंड में डिसीजन लेगी कि इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो और ये दोनों डिपार्टमेंट चलाओ। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 20,000 रुपये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर कंपनी कॉलमनर वाइज इंफॉर्मेशन तैयार करेगी तो ये बारीकी पता लग पाएगी कि 2 प्रॉफिट में 1 लॉस में है, जो लॉस वाला उनका प्रॉफिट भी खा रहा है। और अगर आप कॉलमनर वाइज इंफॉर्मेशन नहीं बनाते, डिसीजन मेकिंग नहीं करते, तो बस राम सारे फिर गाड़ी चलाते रहो अपनी सर, फिर बिजनेस नहीं चल सकता आपका, फिर तो 0-0 पे चलते रहो। ये बेनिफिट बताया था मैंने आपको। और ये सर जो हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम है, मार्केट में नहीं जाती, शेयर होल्डर के पास नहीं जाती, कंपनी के जो चलाने वाले लोग अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए बनाई जाती है ये। फिर मैंने आपको बताया था कि कंपनी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वही कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं। इनको कई बार हम सेगमेंट्स भी कह देते हैं। अच्छा, अगर कोई कंपनी सर्विसेज में डील करती है तो फिर कंपनी के पास डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं, तो फिर वो सर्विस के लिए प्रॉफिट लॉस निकालते हैं कॉलमनर वाइज। जैसे एयरटेल कंपनी है, सर्विस देती है, प्रीपेड कस्टमर को अलग, पोस्टपेड कस्टमर को अलग, इनके इंटरनेट की सर्विसेज अलग, इनका फिर एक DTH टीवी के जो चैनल्स हैं वो अलग चलाते हैं ये लोग, अलग अलग सर्विसेज। एयरटेल मनी अलग अलग सर्विसेज देते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो सर्विस है वो डिपार्टमेंट है, तो वो भी कॉलमनर फॉर्म में बनाता है हर चीज़ के लिए कि पोस्टपेड कस्टमर को कितना माल बेचा, अच्छा कितनी सर्विसेज दी, और प्रीपेड को कितना रेवेन्यू आया प्रीपेड से हमें, अच्छा जिन लोगों ने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले रखा है उनसे कितना रेवेन्यू आया, कितने खर्चे हैं, कितना प्रॉफिट है, सारी डिटेल होती है सर। बिना डिटेल के बिजनेस रन हो ही नहीं सकता। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी स्टार्टिंग में। अच्छा, फिर अपना एग्जांपल भी दिया था मैंने, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, फेस टू फेस, सैटेलाइट, मैं भी कई तरह की सर्विसेज देता हूँ। कहने की बात है फेस टू फेस नहीं देता मैं, आजकल सैटेलाइट का भी ज़माना चला गया सर अब। तो मैंने इसमें आपको नोट्स भी लिखवाए थे। क्या नोट्स लिखवाए हुए हैं जी? नोट्स से लिखवाए थे कि डिपार्टमेंटल आर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फिनेंशियल रिपोर्टिंग। हम इसको एनुअल रिपोर्ट्स का हिस्सा नहीं मानते, हम इसको एनुअल रिपोर्ट्स का हिस्सा नहीं मानते।
These accounts are prepared as a part of internal reporting system. इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के तौर पे बनाते हैं और हम कुछ नहीं करते सर, इसमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डिपार्टमेंटल P&L बनाते हैं ताकि आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट्स पता लग सकें। प्रोडक्ट वाइज फिर मैंने आपको दो तरह के डिपार्टमेंट्स बताए थे, एक होता है ट्रेडिंग डिपार्टमेंट, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। जो आपका ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ये क्या नेचर होती है, मैं गया जी क्रोमा के स्टोर पे, टाटा क्रोमा, मैंने उनसे बोला जी टीवी लेना है, वो कहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे टीवी ले लिया, मैंने बोला फ्रिज लेना है, वो कहते हैं बेसमेंट में चले जाओ। मतलब उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह बना रखे हैं। टीवी वाले डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है एसी वाले को मतलब नहीं, एसी वाले डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है टीवी वाले को मतलब नहीं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग माल रखा हुआ है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। इनको बोलते हैं ट्रेडिंग डिपार्टमेंट्स। और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट्स में सब लोग अपना अपना काम करते हैं, अपनी अपनी सेल, अपने अपने खर्चे, अपना अपना प्रॉफिट। तो एक डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट सेंटर बना हुआ है। कस्टमर को जाना है टीवी खरीदने तो डिपार्टमेंट 1 में जाएगा, कस्टमर को लेना है एसी डिपार्टमेंट 2 में जाएगा, कंपनी को लेना है होम थिएटर डिपार्टमेंट 3 में जाएगा। इतने सारे डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं हमने। सबका अपना अपना माल, अपना अपना स्टॉक, अपने अपने खर्चे, अपना अपना प्रॉफिट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होते हैं डिपेंडेंट। कैसे, कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी थी हमने, प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट, प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 का इनपुट। यानी जब तक पहली प्रोसेस काम पूरा नहीं करेगी दूसरी प्रोसेस चालू ही नहीं हो सकती। आपको एक बुक बनवानी है तो एक प्रिंटिंग डिवीज़न है, एक बाइंडिंग डिवीज़न है। जब तक प्रिंटिंग वाला अपना काम पूरा नहीं करेगा बुक बाइंड करने वाला कैसे कर देगा बाइंड, बताओ। तो वो डिपेंडेंट है, वहाँ से माल आएगा तो ही अपना काम करेगा, फिर मार्केट में जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जहाँ भी होंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र्स होते हैं गुड्स, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। सब लोग अपना अपना काम उसमें वैल्यू एडिशन के तौर पे करते हैं, तब जाके वो मार्केट में माल बिकता है। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है काम करने के लिए। तो इन दो तरह के डिपार्टमेंट्स की हमने अकाउंटिंग सीखी थी। ये पूरी बात मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में 1 घंटे में बताई थी, शायद आपको याद हो तो। अच्छा जी, फिर हम आगे बढ़े थे। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, ये हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट है। कहानी सुनने के बाद फिर प्रैक्टिकल में आ गए थे हम कि ये बनता कैसे है। बहुत सिंपल सर, 11वीं कक्षा से ट्रेडिंग P&L बना रहे हो वही बनाना है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज, जीपी को लेके P&L में खर्चे डाल दिए, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, नेट प्रॉफिट आ गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम बनाते थे सिंगल कॉलम में बिजनेस के लिए, अब बनाएंगे कॉलमनर फॉर्म में। तो जितने तरह के प्रोडक्ट्स या जितने तरह की सर्विसेज क्वेश्चन में दे रखी होंगी सबके कॉलम्स बना लेंगे और कॉलमनर वाइज ओपनिंग स्टॉक, कॉलमनर वाइज परचेज, कॉलमनर वाइज खर्चे, कॉलमनर वाइज आपका प्रॉफिट बन गया फॉर्मेट। फिर बच्चे का अगला डाउट कि जिंदल सर क्या ये सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन में दे रखी होती है? बिल्कुल दे रखी होती है। 4 चीज़ें तो पक्का दे रखी होती हैं, कभी आपका झगड़ा होगा ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल और परचेज। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल और परचेज, ये 4 चीज़ें हमेशा डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन में गिवन होंगी। क्वेश्चन पढ़ना है और यहाँ चिपका देना है, हमारा कोई एफर्ट ही नहीं है, पढ़ा लिख दिया। लेकिन क्या चीज़ वहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर सकती है वो है एक्सपेंसेस। कभी कभार क्वेश्चन में एक्सपेंसेस एलोकेट करके बता देता है कि किस डिपार्टमेंट के कितने, और कभी कभार एक्सपेंसेस कॉमन बता देता है कि बिज़नेस में रेंट इतना है, सैलरीज इतनी है, डेप्रिसिएशन इतना है, और आपको वो खर्चे अपना दिमाग लगा के अपनी सूझबूझ से डिपार्टमेंट्स के ऊपर एलोकेट करने पड़ते हैं। तो जब कॉमन एक्सपेंसेस दे रखे होंगे तो उन एक्सपेंसेस के लिए आपको कोई ना कोई बेसिस ढूंढना पड़ेगा ताकि उन्हें हम डिपार्टमेंट में बांट सकें। तो आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल और परचेज हमेशा अलग अलग होंगे, ये कंबाइंड नहीं हो सकते क्योंकि इनको हम किसी बेस पे नहीं बांट सकते, क्वेश्चन को बताना ही पड़ेगा। एक्सपेंसेस कॉमन हो सकते हैं, एक्सपेंसेस एलोकेट किए जा सकते हैं, बांटे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्सपेंस दे दिया सेलिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन ने कह दिया एडवर्टीजमेंट पूरे बिजनेस की 50,000 है, डिपार्टमेंट है 4। अब इस एडवर्टीजमेंट को चारों में कैसे बांटा जाए? तो इसका बेस है
डिपार्टमेंटल सेल्स रेशो। तो हम क्या करेंगे, ये सेल्स रेशो बना लेंगे। तो खर्चे की नेचर देखो, क्या ये सेलिंग एक्सपेंस है? यस, डिपार्टमेंटल सेल्स रेशो में बांट दो। एडवर्टीजमेंट, कैरीज आउटवर्ड, बैड डेट्स, सेल्समैन का कमीशन, अच्छा ये जितने भी डिस्काउंट अलाउड, जितने खर्चे आपको लगता है सेल से रिलेटेड हैं तो वो डिपार्टमेंटल सेल्स रेशो में बांटे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर कॉमन बताएगा भी हम तोड़ लेंगे उसको, अपोर्शन कर लेंगे। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो परचेज रेशो में बांटे जा सकते हैं। कैरीज आउटवर्ड है तो सेल्स रेशो, कैरीज इनवर्ड अगर कॉमन बता दी तो डिपार्टमेंटल परचेज रेशो में बांट देना। डिस्काउंट अलाउड है तो सेल्स रेशो, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो परचेज रेशो। तो जितने आइटम सेल से रिलेटेड हैं सेल्स रेशो में बांट देंगे, जितने आइटम परचेज से रिलेटेड हैं वो परचेज रेशो में बांट देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं। तीसरा स्टेप, अगर कोई खर्चा सेल और परचेज से रिलेट नहीं करता तो उसका रीजनेबल बेस ढूंढो, होगा क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल आपको रेंट बता दिया, रेंट को बोल दिया जी 2:1 में बांट दो, हमने 2:1 में बांट दिया। क्वेश्चन ने हमें रेशो नहीं बताई, क्वेश्चन कहता है फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट, ये बोल दिया। तो क्वेश्चन में बता रखा होगा कि डिपार्टमेंट 1 ने कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, डिपार्टमेंट 2 ने कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जितना जितना फ्लोर एरिया इन दोनों ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, फ्लोर एरिया की रेशो में रेंट को बांट देंगे, क्योंकि रेंट होता ही फ्लोर एरिया के हिसाब से। बिजली का बिल आया तो देखो इस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ स्विचेस कितने हैं, लाइट पॉइंट्स, इसमें देखो लाइट पॉइंट्स कितने हैं, लाइट पॉइंट्स की रेशो में बांट दो। सैलरीज बता दी आपको कॉमन, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रेशो में बांट दो। आपको डेप्रिसिएशन कॉमन बता दिया तो आप चेक करो कि इसके पास एसेट्स की कैपिटल वैल्यू कितनी है, इसके पास एसेट्स की कैपिटल वैल्यू कितनी है, कैपिटल वैल्यू की रेशो में आप डेप्रिसिएशन को बांट दो। पक्की बात है कोई ना कोई रीजनेबल बेस आपको दे रखा होगा। सेल वाले आइटम सेलिंग रेशो में, परचेज वाले आइटम परचेज रेशो में, रीजनेबल आइटम रीजनेबल बेसिस आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप, आपको क्वेश्चन में लिखा मिला जनरल एक्सपेंस, आपको लगा कोई ना कोई रीजनेबल बेस आपको मिल जाएगा, ना ये सेलिंग एक्सपेंस है ना ये परचेज एक्सपेंस है। रीजनेबल बेस मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। अब मेरे हाथ खड़े हो गए कि भैया इस कॉमन एक्सपेंस को मैं नहीं बांट सकता। तो अगर कोई एक्सपेंस अनएलोकेबल रह जाए, अगर कोई एक्सपेंस का कोई बेस नज़र नहीं आ रहा और आप उसे बांट नहीं पा रहे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको होल्ड कर लेंगे हम इसे ज़बरदस्ती डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में नहीं लेके आएंगे, हम इसको बाहर रखेंगे। इसका क्या करेंगे अभी बताता हूँ। हम इसको बोलेंगे अनएलोकेबल एक्सपेंसेस, हम इसको बोलेंगे बिजनेस एक्सपेंसेस, हम इसे बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंसेस, हम इसे बोलेंगे ओवरऑल एक्सपेंसेस। जो नाम देना है दो, आपकी मर्ज़ी सर, अकाउंट्स में बथेरे नाम है हमारे पास। ऐसे खर्चे को हम यहाँ नहीं लेके आएंगे। कहाँ जाएगा अभी बताता हूँ। तो होगा क्या, आपने सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस सारे खर्चे वर्चे डाल दिए और नेट प्रॉफिट आ गया। ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है डिपार्टमेंट वाइज। ये प्रॉफिट कौन सा है, डिपार्टमेंट वाइज। ये हमारी रिपोर्ट का पहला हिस्सा है, हम इसको बोलते हैं रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। अभी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई, हमने रिपोर्ट कौन सी बनानी है, इंटरनल रिपोर्ट, जो कंपनी के मालिकों को दिखानी है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं। तो दूसरी रिपोर्ट में क्या करेंगे, दूसरी रिपोर्ट्स में हम ओवरऑल प्रॉफिट शो करते हैं। कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं जनरल P&L अकाउंट। और मैंने क्लास में बच्चों को बताया था कि जैसे जैसे प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी रहते हैं, वैसे वैसे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L के साथ जनरल P&L बनाना ज़रूरी है। क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, ये बना के ज़रूर आना, ये ज़रूरी है। तो होगा क्या, ये जो नेट प्रॉफिट आपने निकाले ये डिपार्टमेंट वाइज हैं, इन प्रॉफिट्स को हम यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब मैं D1 D2 को क्लब कर लूँगा तो ये जो प्रॉफिट है ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। ये बिजनेस P&L है आपका, जनरल P&L है, और ये आपका बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। मैं इसमें से वो खर्चे माइनस करूँगा जो मैं डिपार्टमेंट्स पे एलोकेट नहीं कर पाया। जैसे जनरल एक्सपेंस लिखा था मैंने, वो सारे खर्चे जो ऊपर नहीं लिख पाए कॉलमनर वाइज, वो उठा के नीचे ले आते हैं और ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ बेटे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L के साथ साथ जनरल P&L बनाना है। पहले आपने प्रॉफिट शो करने हैं डिपार्टमेंट वाइज और फिर आपने प्रॉफिट शो करने हैं बिजनेस वाइज, कि कंपनी ने प्रोडक्ट वाइज क्या कमाया, सर्विस वाइज क्या कमाया और कंपनी ने ओवरऑल क्या कमाया। तो जो खर्चे एलोकेट हो सकते थे वो लिख दिए, जो नहीं हो पाए वो यहाँ लिख दिए, बात खत्म हो गई। यही कराया था आपको फॉर्मेट में। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े। ये हमारा कॉन्सेप्ट 2 है, मैं बता चुका आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो पहली नेचर, अगर कोई कॉमन एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस है तो सेल्स रेशो, अगर कोई कॉमन एक्सपेंस आपका परचेज से रिलेटेड है तो परचेज रेशो, अगर कोई दूसरा है तो रीजनेबल बेस है, रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, सब चीज़ें बता दी और फिर एक नोट लिखवा दिया। ये देखो लास्ट में फिर एक नोट लिखवाया। क्या नोट लिखवाया आपको मैंने? इफ़ रीजनेबल बेसिस इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस then we will debit general P&L account for other expenses. It can be said that we will not disclose these expenses in departmental trading and P&L account. सारी बात हो गई अपनी, 2 कॉन्सेप्ट हो गए, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल हो गया और कॉमन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हो गया, फॉर्मेट हो गया। फिर चलते चलते हम आगे आ गए थे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। तीसरा कॉन्सेप्ट किस चीज़ के ऊपर था हमारा? ये था ट्रेडिंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर। मैं मीनिंग बता चुका हूँ। ट्रेडिंग डिपार्टमेंट्स कुछ नहीं होते सर, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं। ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में क्या है ना, हम दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं, हम सब लोग सेलिंग में लगे हुए हैं, सब लोग अपना अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं शॉपर स्टॉप में गया तो मैंने शॉपर स्टॉप वालों को बोला यार मुझे परफ्यूम लेना है, कहते जी सामने चले जाओ। परफ्यूम वाले डिपार्टमेंट में 2 लोग खड़े थे, उसके सामने कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट था, दोनों एम्प्लॉयज़ की आपस में कोई बातचीत ही नहीं, वो परफ्यूम बेच रहा है, ये कॉस्मेटिक बेच रहा है। तीसरा डिपार्टमेंट चप्पलें बेच रहा है, चौथा डिपार्टमेंट गारमेंट्स बेच रहा है, 5वां डिपार्टमेंट स्काई बैग बेच रहा है, ये डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, ये हैंड बैग्स बेच रहा है। डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ खड़े हुए हैं, बस सब बेच रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, बेच रहे हैं। ट्रेडिंग डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट एक प्रॉफिट सेंटर है, आपको कुछ कमा के देगा। और इस तरह के डिपार्टमेंट्स के लिए अकाउंटिंग करना बेहद आसान है। सिंपल ट्रेडिंग, सिंपल P&L बनाना होता है, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, खर्चे वर्चे निकाल के क्वेश्चन ख़त्म। और ये हमारे चैप्टर में मुद्दा ही नहीं था। हमारे चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस, कोई एक आधा क्वेश्चन मैंने कराया होगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं, फॉर्मेट बनाना है, आंसर आ गया आपका। इफ गुड्स आर सोल्ड एट एनी लोकेशन, इट इज ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंट आर कॉल्ड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट्स। ऑल ट्रेडिंग डिपार्टमेंट्स डू देयर वर्क विदाउट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, किसी से कोई मतलब नहीं। और हर डिपार्टमेंट एक ऐसा प्रॉफिट सेंटर है, कुछ कमा के देगा आपको, एक इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ये सारी बात आपको मैंने क्लास में समझाई थी। फिर एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 13 किया था हमने, बिना किसी टेंशन के कैलकुलेटर चलाया, कहानी ख़त्म कर दी हमने, खर्चे वर्चे बांटे, ख़त्म। ये सारे वर्किंग नोट्स बनाए हमने, जनरल P&L बनाया हमने, फिर आगे बढ़ गए। यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था हमारा। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, इसका जो आउटपुट है वो इस डिपार्टमेंट का इनपुट है, और इसका जो आउटपुट है वो इस डिपार्टमेंट का इनपुट है। इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट। जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना बेटे, वहाँ पे प्रोसेसेस होती हैं। पहले एक प्रोसेस काम पूरा करेगी, जो माल तैयार होगा वो प्रोसेस 2 को देगी, फिर प्रोसेस 2 उस पर काम करेगी, जो माल तैयार होगा प्रोसेस 3 को देगी, फिर प्रोसेस 3 उसको फाइनलाइज करके मार्केट में बेच देगी। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी बात यह है
एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है। हमारा जो प्रोसेस 2 है वो P1 पे डिपेंडेंट है और जो P3 है वो P2 पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनको डिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी कह देते हैं। और ये जो माल चलता है ना, ये देखो इन्होंने गुड्स भेजे इसको, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, IDT। इसका पूरा नाम क्या है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। यानी पहला डिपार्टमेंट दूसरे को IDT देगा, दूसरा तीसरे को IDT देगा। कभी कभार क्रॉस ट्रांसफ़र भी देखे हमने। ये तो चलो चेन ट्रांसफ़र है, एक ने दूसरे को माल दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, इसको बोलते हैं चेन ट्रांसफ़र। एक होते हैं क्रॉस ट्रांसफ़र, D1 ने माल D2 को दिया, इसने फिर उस पर कुछ काम किया, D2 ने फिर इसको वापस भेज दिया। D1 ने इसको माल भेजा, D2 ने फिर इसको वापस भेज दिया, फिर इसने माल इसको भेजा। क्रॉस ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, वो भी हमने क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं। मेरा मुद्दा क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना IDT का, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र का, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में देखने को मिला था। फिर मैंने आपको इसकी एंट्री पास करना सिखाया था। क्या एंट्री पास करते हैं, हमने बनाया था डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। हमने बनाया था डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। और मैंने बोला था D1 ने अपना माल D2 को भेजा, ये मेरी अजम्पशन है। इसका मतलब D1 ने अपने गुड्स D2 को भेजे हैं, तो हम ये कह सकते हैं IDT फ्रॉम D1 टू IDT2, IDT फ्रॉम D1 टू D2। तो ये हमारा बन गया सेंडिंग डिपार्टमेंट और ये बन गया हमारा रिसीविंग डिपार्टमेंट। जिसने गुड्स भेजे थे उसको हमने नाम दिया था सेंडिंग डिपार्टमेंट का, और जिसको गुड्स मिले थे उसको हमने नाम दिया था रिसीविंग डिपार्टमेंट का। माल भेजने वाला सेंडिंग, माल रिसीव करने वाला रिसीविंग। D1 ने अगर माल भेजा है तो सेंडिंग, D2 ने माल भेजा तो रिसीविंग। हमने ये नाम बार बार अपने दिमाग में सेट किए थे। और मैंने जाते जाते क्या बोला था कि जो सेंडिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए IDT सेल है। आप लिखते हो ना यहाँ पे बाय सेल, तो अब हम लिखेंगे बाय IDT। तो सेंडिंग डिपार्टमेंट के लिए जो IDT है वो एक तरह से सेल है। सेल होता नहीं है, होता तो स्टॉक ट्रांसफ़र है। एक ने दूसरे को दिया स्टॉक, दूसरे ने तीसरे को दिया स्टॉक, होता तो स्टॉक ट्रांसफ़र है। याद रखने के लिए मैंने इसको बोला था सेंडिंग के लिए सेल है, तो बाय IDT, जैसे बाय सेल लिखते हैं। रिसीविंग के लिए IDT परचेज़ है, जैसे टू परचेज़ लिखते हैं, तो ये लिखेगा टू IDT, ये लिखेगा बाय IDT। ये क्रेडिट कर देगा, ये डेबिट कर देगा। इसके लिए रेवेन्यू का काम करेगा और इसके लिए एक्सपेंस का काम करेगा, परचेज़ का काम करेगा। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। और IDT नाम का जो टर्म है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलेगा। ये बात हमने क्लास में पढ़ी थी। ये देखो, हमने इसका फॉर्मेट बनाया था। मैंने अज्यूम किया था कि डिपार्टमेंट 1 मेरा सेंडिंग है, मेरा डिपार्टमेंट 2 रिसीविंग है। तो डिपार्टमेंट 1 ने क्या लिखा था, बाय IDT एज अ सेल, और डिपार्टमेंट 2 ने क्या लिखा था, टू IDT एज अ परचेज। पूरा फॉर्मेट बना के दिया। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातें भी लिखवा रखी हैं आपको। मैं क्लास में लिखता था IDT, पेपर में IDT नहीं लिखना, पेपर में पूरा लिखना है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। शॉर्ट फॉर्म अवॉइड किया करो, पेपर में मार्क्स कट जाते हैं। ये परमिशन सिर्फ टीचर को होती है, क्योंकि टीचर ने सिर्फ समझाना होता है, पेपर आपने देना है। ये पूरा फंडा समझाने के बाद फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, जहाँ से सारा क्लेश हमारा शुरू हुआ था, और वो था कि ये जो IDT है ना बेटे, ये जो IDT है, IDT जिसको हम सेल मान रहे हैं, ये IDT एट कॉस्ट भी हो सकता है और ये IDT एट सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। कैसे? मेरे पास डिपार्टमेंट A है, मेरे पास डिपार्टमेंट B है। डिपार्टमेंट A ने रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारा पैसा खर्च करके 1 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए। इसमें मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री और सब है, और इन्होंने ये 1 लाख रुपए के गुड्स इसको भेज दिए।
आईडीटी 1 लाख रुपए का है, मतलब मेरी कॉस्ट भी 1 लाख है और मेरा आईडीटी भी 1 लाख है। तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ और वो भी ए का, तो होगा क्या, यहाँ पे ये लिखेगा टू रॉ मटेरियल, टू वेजेस, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, सबका मिला के 1 लाख रुपए। फिर ये लिखेगा बाय आईडीटी 1 लाख रुपए, इसका जीपी कितना आ जाएगा, ज़ीरो। जितने रुपए लगाए उतने में आईडीटी बना के इसने आगे भेज दिया। इसको हम कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र एट कॉस्ट। और जब एट कॉस्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट 0 हो जाएगा और ये कंपनी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी कि आईडीटी का कॉन्सेप्ट सेलिंग प्राइस पे क्यों आया, कॉस्ट पे क्यों नहीं आया, कॉस्ट मॉडल को प्रेफर क्यों नहीं करते हम क्वेश्चंस में। उसका रीज़न ये है कि अगर 2 डिपार्टमेंट है तो 2 मैनेजर होंगे, मैनेजर 1, मैनेजर 2, और कंपनी ने बोल रखा है कि हर मैनेजर को उसके डिपार्टमेंटल प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे। तो ए का मुंह तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसका प्रॉफिट हमेशा 0 आना है, तो इसका कमीशन भी हमेशा 0 रहेगा। तो ये डीमोटिवेट हो जाएगा, ये कहेगा यार मैं तो आईडीटी करता हूँ, जितने पैसे लगते हैं मैं आगे भेज देता हूँ, मेरा डिपार्टमेंट तो प्रोडक्ट्स बनाने में लगा रहता है, प्रॉफिट कुछ आता नहीं, हमें तो कुछ एक्स्ट्रा कमाई है नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, इसके डीमोरलाइज होने की वजह से इस डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन लेवल पे असर पड़ेगा। इसके वर्कर, इसके एम्प्लॉयज़, इसके मैनेजर्स को लगेगा हमारे काम की वैल्यू ही नहीं है, ना हमें कोई हमारी परफॉर्मेंस काउंट होती है, ना प्रमोशन मिलती है, ना कमीशन मिलता है, तो हम काम क्यों करें। तो वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, इन मैनेजर्स को खुश करने के लिए कहती है कि आप अपनी कॉस्ट में 10% ऐड कर लो और अगले डिपार्टमेंट को 1.10 में भेज देना। तो आपका जो आईडीटी है वो 1.10 पे आ गया और इनका प्रॉफिट 10,000 रिकॉर्ड हो गया। अब ये लोग ये खुश हो गए। हुआ कुछ नहीं, अगर ये 1.10 पे ट्रांसफ़र करेगा तो इसकी कॉस्टिंग 1.10 हो जाएगी, और मान लो इसने इसको आगे बेच दिया, इन गुड्स को आगे बेच दिया 2 लाख में, तो इसका प्रॉफिट 90,000 है। तो 10,000 का प्रॉफिट यहाँ है, 90,000 का प्रॉफिट यहाँ है, टोटल प्रॉफिट 1 लाख है। तो हमने ओवरऑल प्रॉफिट को 2 जगह बांट दिया, कुछ प्रॉफिट ए को दे दिया और बाकी प्रॉफिट बी को दे दिया। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो सारा प्रॉफिट बी के पास ही आता, क्योंकि बी अपनी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए बता रहा था, तो सारा प्रॉफिट यहाँ आ जाता, सारा कमीशन ये खा जाता, ये डीमोरलाइज हो जाते, कंपनी की सेहत के लिए बढ़िया नहीं है। तो मैंने आपको क्लास में टाइम लगा के पूरी कहानी सुनाई थी कि हम आईडीटी को सेलिंग प्राइस पे क्यों लेके आते हैं, ताकि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का मोटिवेशन बना रहे और सबको लगे हमारे काम की वैल्यू है। तो हम ओवरऑल प्रॉफिट को टुकड़ों में बांट देते हैं, कुछ प्रॉफिट ए डिपार्टमेंट, कुछ बी डिपार्टमेंट, कुछ सी डिपार्टमेंट। सुनाई थी बेटा पूरी कहानी। तो आईडीटी कॉस्ट पे भी हो सकता है और आईडीटी सेलिंग प्राइस पे भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आईडीटी सेलिंग प्राइस पे ही दिखेगा आपको। ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी और यही चीज़ मैंने आगे नोट्स में लिखवाई आपको। देखो ये देखो, ये मे बी एट कॉस्ट, मे बी एट सेलिंग प्राइस, मे बी एट कॉस्ट, मे बी एट सेलिंग प्राइस। If IDT is made at cost, then selling department will not earn any profit on IDT. बेचने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होगा। There may be some profits if goods are transferred by sending department at selling price, loading some profits. कुछ प्रॉफिट हो सकता है अगर हम इसमें एडिंग करना शुरू कर दें तो। ये पूरी कहानी आपको मैंने सुनाई थी, ठीक है जी। फिर हम चलते चलते कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आ गए थे। फिर हम चलते चलते कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे आ गए थे बेटे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 किस चीज़ के ऊपर था? अरे भाई कहाँ गया हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 था, ये था कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व पे। हाँ, प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है अपना। इससे पहले तो कहानियाँ सुनाई, सारे कॉन्सेप्ट समझाए आपको। डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 को आईडीटी भेजा जी, और आईडीटी भी सेलिंग प्राइस पे है। कैसे जी? इन्होंने क्या किया, इनकी कॉस्टिंग बनती थी 1 लाख, इन्होंने इसमें ऐड किया 10% प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी का मालिक कहता है 10% ऐड कर लो, आपके लिए रीज़नेबल है।
तो इन्होंने अपना IDT बना लिया 1.10 पे और ये 1.10 इनको भेज दिया, तो IDT हो गया 110 पे 1.1 लाख। तो ये जो D2 है, भेजने वाले के लिए सेल, रिसीव करने वाले के लिए परचेज, तो D2 रिसीव करने वाला है, इसके लिए जो कॉस्ट है वो 1.10 है, इसके लिए जो कॉस्ट है वो 1.10 है। अब हुआ क्या, इसके पास माल तो आ गया, जब 31 मार्च आई तो 31 मार्च को ये सारा माल अनसोल्ड पड़ा है। डिपार्टमेंट 2 के पास जितना भी माल डिपार्टमेंट 1 से आया था, 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट को ये सारा माल अनसोल्ड पड़ा है। तो अनसोल्ड पड़ा है तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है? D2 का। क्लोजिंग स्टॉक किसका है? रिसीविंग डिपार्टमेंट का। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, कहानी सुना दी मैंने। पंगा कब पड़ेगा? पंगा पड़ेगा जब आप बिजनेस की बैलेंस शीट बनाओगे। जब आप बिजनेस की बैलेंस शीट बनाओगे और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, तो जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो सारे डिपार्टमेंट को मेल लिखेगा कि पता करके बताओ तुम्हारे पास कितना स्टॉक है, तुम्हारे पास कितना स्टॉक है, तुम्हारे पास कितना स्टॉक है 31 मार्च को। तो डिपार्टमेंट 1 ने अपनी रिपोर्ट दे दी, डिपार्टमेंट 2 ने बोला जी हमारे पास 1.10 है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लगा के यहाँ शो करेगा। डिपार्टमेंट 1 ने अपना बता दिया 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट 2 ने अपना माल बता दिया। तो जैसे हम बिजनेस बैलेंस शीट की बात करते हैं, AS2 लगेगा। AS2 कहता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। अब अकाउंटेंट का दिमाग घूम गया। अकाउंटेंट कहता है ये जो 1,10,000 है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। कॉस्ट किसकी लेनी है? कॉस्ट डिपार्टमेंट की नहीं लेनी, कॉस्ट तो कंपनी की लेनी है। AS तो कंपनी पे लग रहे हैं। अच्छा, तो मैंने आपको समझाई थी पूरी बात कि जो डिपार्टमेंट 1 है ये किसका है? ये भी कंपनी का, फैक्ट्री में ही है। डिपार्टमेंट 2 ये भी कंपनी का, फैक्ट्री में ही है। एक डिपार्टमेंट ने ₹1,00,000 का माल 1.10 बनाया, उसको दे दिया, 1.10 बच गया, 1.10 बैलेंस शीट में आ गया। तो कंपनी के मालिक को तो पता ना कि ये 1.10 का है नहीं, इसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग तो 1,00,000 है। ये 10,000 का प्रॉफिट तो हमने इसके मैनेजर को खुश करने के लिए झूठ मूठ में ऐड करवा दिया था। अच्छा, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को माल दिया पर दूसरे ने मार्केट में बेचा तो नहीं, जब तक ये बिकेगा नहीं तब तक प्रॉफिट रियलाइज होगा नहीं। डिपार्टमेंट कहता है मैंने कमा लिया 10,000, कंपनी कहती है हमने तो कमाया नहीं, ये माल बिका ही नहीं। AS2 कहता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो आपको पता है कि देखने के लिए आपको 1.10 नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल कॉस्टिंग है वो 10,000 है। इसमें 10,000 की लोडिंग, 10,000 की लोडिंग किसने की थी? D1 ने की थी। तो बिजनेस बैलेंस शीट के हिसाब से में इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा और इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है इसको हटाना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको बनाना पड़ेगा। और मैंने बार बार एक बात बोली थी कि स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में नहीं करनी, स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन डिपार्टमेंटल P&L में नहीं करनी, स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस P&L में करनी है, ताकि कंपनी को ठीक ठीक आइडिया लगे कि कितना ओवरऑल प्रॉफिट हमने कमाया है। जब हम बिजनेस P&L बनाते हैं तो हम इसमें लिखते हैं नेट प्रॉफिट D1 D2। तो D1 कह रहा है जी मैंने 10,000 कमा लिए, मैंने 20,000 कमा लिए, हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व। इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हो टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हम इस पे 10,000 का प्रोविज़न बनाएंगे। भाई तुमने तो कमा लिए, हमने तो ना कमाए। डिपार्टमेंट कहता है मैंने कमा लिए, हमने लिख दिए, पर कंपनी को पता है कि हमने नहीं कमाए। क्यों? एक ने दूसरे को माल दिया, वहीं पड़ा रह गया। तो जब तक ये बिकेगा नहीं तब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ये तो वही बात होगी। ये रहा मेरा डिपार्टमेंट 1 मेरी एक पॉकेट, डिपार्टमेंट 2 मेरी दूसरी पॉकेट। मैंने 100 का नोट निकाला, यहाँ डाला 110 110 110। तो कस्टमर की ज़रूरत क्या है? सुबह दुकान पे आ जाया करो और दोनों जेबों से आप आदान प्रदान करते रहा करो, रुपए बनाते रहा करो। कंपनी को प्रॉफिट तब कमाई होती है बेटे जब माल बाहर बिक जाता है। IDT से थोड़ा ना प्रॉफिट होता है, वो तो हमने मैनेजर्स को खुश करने के लिए, तालमेल बनाने के लिए कह दिया था। तो आपको इसके स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ा और फिर आपको नेट प्रॉफिट पता लगेगा कि कंपनी का ओवरऑल एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, और वो आफ्टर स्टॉक रिजर्व ही पता लगता है आपको।
स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में नहीं करनी, बिजनेस पी&एल में करनी, ये बात हमने लिखी हुई है। फिर मुद्दा आया था कि स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन करनी कैसे है। बड़ा सिंपल काम था, क्लोजिंग स्टॉक ले लो, किसका, रिसीविंग का। क्लोजिंग स्टॉक चाहिए किसका, रिसीविंग का। कितना है, 110। D2 के पास 110 है क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, प्रॉफिट रेशो ले लो, बताओ प्रॉफिट किसने कमाया था, प्रॉफिट कमाया था सेंडिंग ने। कितने परसेंट, 10% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 10 है, तो सेलिंग प्राइस 110 है, तो 10/110, 1,10,000 लेंगे और इसका 10/110 कर देंगे, तो ये 10,000 रुपये आ जाएगा। आंसर आ गया। अगर प्रॉफिट रेशो कॉस्ट पे है तो स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए हम इस रेशो को सेलिंग प्राइस पे लेके आते हैं, और अगर रेशो सेलिंग प्राइस पे है तो सीधा लगा देते हैं। अगर ये 10% ऑन सेल होता तो सीधा 10/100 कर लेते हैं। उसने अपनी कॉस्ट में 10% ऐड किया था, तो कॉस्ट वाली परसेंटेज को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किसका लेना है, रिसीविंग का। प्रॉफिट रेशो किसका, सेंडिंग का। तो क्लोजिंग स्टॉक लो, उस पर रेशो लगाओ, स्टॉक रिजर्व आ गया। तो ये स्टॉक रिजर्व आप यहाँ पे रोक लो। सर इसका करेंगे क्या, इसको हम अगले साल रिवर्स कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो आज क्लोजिंग स्टॉक है, जो आज नहीं बिका, जो प्रॉफिट आज रियलाइज़ नहीं हुआ, वो कब बिकेगा, अगले साल। तो प्रॉफिट जब अगले साल मिल जाएगा आपको, तो इस स्टॉक रिजर्व को हम अगले साल रिवर्स कर लेंगे। आज लिख रहे हैं टू स्टॉक रिजर्व, अगले साल लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। आज जो रियलाइज़ नहीं हुआ वो फ्यूचर में रियलाइज़ हो जाएगा, तो हम इसको फ्यूचर में क्रेडिट करेंगे। आज नहीं कमाया, आज रोक लो। तो सीधी सीधी बात ये है, मैंने स्टॉक रिजर्व की आपको 3 कंडीशन बताई थी। बच्चा पूछता है मेरे से कि जिंदल सर स्टॉक रिजर्व का क्या हिंट होता है। स्टॉक रिजर्व का हिंट क्लियर होता है बेटे। नंबर 1 IDT होना चाहिए, नंबर 2 IDT सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लोड नहीं होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट शामिल नहीं होगा। मान लो कोई IDT कॉस्ट पे जा रहा है, कॉस्ट पे जा रहा है तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ। जब ऐड ही नहीं हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपका कॉस्ट पे है। वैल्यूएशन किस चीज़ की करोगे आप। देयर शुड बी सम IDT शुड बी एट सेलिंग प्राइस। और तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन, वो जो माल आपने भेजा था उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए। नहीं समझे, मैंने आपको बोला कि अनसोल्ड 110 है। लो मैं बोल रहा हूँ अनसोल्ड 55,000 है। अब मुझे बताओ माल गया कितना था, माल गया था 110, लेकिन अनसोल्ड कितना है, अनसोल्ड है 55,000। तो जितना माल अनसोल्ड है, जितना भी माल नहीं बिका अनसोल्ड है, स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन सिर्फ उसी पे होगी, क्योंकि AS2 कहता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करो कॉस्ट और NRV विच। तो इन्वेंट्री है कितनी, 55,000, तो वैल्यूएशन भी 55,000 की करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा प्रॉफिट हटाना पड़े। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से तो मैं 55,000 लूँगा, इसका 10/110 करूँगा, तो मेरा स्टॉक रिजर्व आएगा 5,000। जिंदल सर बाकी सोल्ड है, आधा माल बच गया, आधा बेच दिया होगा। जो बेच दिया वो तो रियलाइज़ कर लिया, वो तो हम रिवर्स कर नहीं सकते, लेकिन जो नहीं बिका उस पर स्टॉक रिजर्व आपको दिखाना चाहिए। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री के ऊपर आपको क्रिएट करके। अच्छा, तो ये सारा खेल क्लोजिंग स्टॉक का था, आपको याद होना चाहिए। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। ये सब पढ़ा हुआ है, हमने सब क्लास में डिटेल में पढ़ा था। नंबर 1 IDT होना चाहिए, नंबर 2 सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए, नंबर 3 उस IDT में से क्लोजिंग स्टॉक भी बचना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी, स्टॉक रिजर्व निकाल लेंगे। IDT होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब स्टॉक रिजर्व का क्लेश उन्हीं क्वेश्चंस में है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट थे, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट थे, वहाँ कोई क्लेश नहीं है। तभी तो उसका एक ही क्वेश्चन था। क्लेश तो सारा स्टॉक रिजर्व का ही है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में था क्या, स्टॉक रिजर्व ही तो था एक। देयर शुड बी सम IDT एट सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ IDT। 3 कंडीशन पूरी करो, स्टॉक रिजर्व निकाल लो। स्टॉक रिजर्व निकालने का फॉर्मूला, बच्चों वाला फॉर्मूला, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक किस चीज़ का, IDT का। ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा रिसीविंग डिपार्टमेंट से, क्योंकि माल बचेगा तो रिसीविंग के पास बचेगा। जाओ रिसीविंग के पास पूछो कितना माल है तेरे पास जो IDT का आया था, वो IDT का बचा हुआ माल बता देगा आपको।
फिर हम जाएंगे सेंडिंग डिपार्टमेंट के पास, उसको बोलेंगे बता भाई तेरा प्रॉफिट रेशो क्या है, प्रॉफिट रेशो ऑन आईडीटी, आईडीटी में क्या कमाया था तूने। ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये देगा सेंडिंग डिपार्टमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन रिसीविंग से ले लो, प्रॉफिट रेशो की इंफॉर्मेशन सेंडिंग से ले लो, स्टॉक रिजर्व निकाल लो। इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक पे निकाल रहे हैं ना, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। इसका दूसरा नाम है प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। जो नाम ठीक लगे वो लिख देना। और जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो P&L के डेबिट साइड में बनाते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में नहीं बनाना, बिजनेस P&L में लिखना है। ये पूरी बात मैंने आपको यहाँ बताई थी। ये देखो कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 था। देयर शुड बी सम आईडीटी, it should be at selling price, there should be some closing stock with receiving department out of IDT। एक और बात, calculation of stock reserve does not deal with departmental trading, departmental P&L, but it is relevant or related विद बिजनेस P&L ओनली। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में नहीं आता, सिर्फ बिजनेस P&L में आता है। एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कंपनी कैन नॉट बी शोन अबव कॉस्ट, कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकते हम, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर होता है। स्टॉक रिजर्व निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक लो IDT वाला, रिसीविंग डिपार्टमेंट से पूछो कितना है, प्रॉफिट रेशो लो सेंडिंग डिपार्टमेंट का, और स्टॉक रिजर्व निकाल दो। अच्छा जी ठीक है। फिर हमने इसका फॉर्मेट दोबारा से देखा था। ये हमारा बिजनेस P&L था, ये हमारा नेट प्रॉफिट था, ये हमने स्टॉक रिजर्व लिख दिया यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आ गया। और ये वो प्रॉफिट है जो वाकई में हमने कमाया है, जो रियलाइज़ किया है, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट तो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। क्या एंट्रीज बन रही हैं, बिजनेस P&L टू स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व टू स्टॉक। अगर हम इसका नेट इफेक्ट देखें तो एक तरफ हमने प्रॉफिट को कम कर लिया और एक तरफ हमने स्टॉक को कम कर लिया। कंपनी का प्रॉफिट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो माल कस्टमर को नहीं बेचा जाता। डिपार्टमेंट ने ऐड करके भेज दिया दूसरे को, कहता कमाई हो गई, कंपनी कहती है अरे हमें कोई कमाई ना हुई, तुमने कमा लिया हमने नहीं कमाया। तो डिपार्टमेंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, हम अपनी बुक्स को ठीक कर लेते हैं। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था। ये देखो क्या एग्जाम्पल था, IDT था हमारा A to B, A ने B को माल भेजा कितने का IDT था, 60,000 का। प्रॉफिट रेशो थी 10% ऑन सेल, अनसोल्ड स्टॉक कितना था, 50%। 60,000 का 50%, कितना माल बच गया, 30,000, और 30,000 का 10% बताओ कितना, 3,000। आंसर आ गया जी, ये रहा स्टॉक 3,000। फिर अगला एक एग्जाम्पल और कराया था आपको मैंने, IDT है 80,000 का और अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है, 11,000, तो सीधा 11,000 लेंगे। 10% ऑन कॉस्ट है तो 10/110 करेंगे, 1,000 रुपये आ गया। क्लोजिंग स्टॉक किसका, रिसीविंग का, प्रॉफिट रेशो किसका, सेंडिंग का। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम डिफरेंट केसेस में आ गए थे। ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं स्टॉक रिजर्व के। ये हमारा केस 1 है जी, ये हमारा केस 1 है। क्या केस 1 है जी, क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ IDT इज गिवन बट प्रॉफिट रेशो इज नॉट गिवन। नहीं समझे, क्लोजिंग स्टॉक IDT इनटू प्रॉफिट रेशो, ये मिलेगा सेंडिंग डिपार्टमेंट से, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक मिलता है रिसीविंग डिपार्टमेंट से, और ये मिलता है सेंडिंग डिपार्टमेंट से। ये गिवन है, ये नॉट गिवन है, ये नॉट गिवन है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशो नहीं पता कि IDT में कितने % ऐड हुआ था,
10% ऑन सेल था या 10% ऑन कॉस्ट था, रेशो है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक आईडीटी का पता है कितना है, लेकिन प्रॉफिट रेशो नहीं पता। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा कि ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को अपना आईडीटी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे भेजा है। अगर आपको लिखा मिल जाए कि ए ने बी को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल भेजा है, तो इसका मतलब कस्टमर आए या कोई डिपार्टमेंट आए, हमारा सेलिंग प्राइस सेम है, हम बराबर कमाते हैं सबसे। आपको लिखा मिलेगा एनएसपी, ए ने बी को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र किया है, या फिर आपको लिखा मिलेगा यूजुअल सेलिंग प्राइस। यूजुअल सेलिंग प्राइस का मतलब हमारे पास कस्टमर आ जाए तो भी हम 110 में बेचते हैं, डिपार्टमेंट आ जाए तो भी 110 में बेचते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशो नहीं पता सेंडिंग डिपार्टमेंट का, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें लिखा मिलेगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे गए, यूजुअल सेलिंग प्राइस पे गए, या गुड्स अपनी वर्थ पे गए हैं। तो अगर आपको कोई ना कोई हिंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंडिंग डिपार्टमेंट है इसका जीपी रेशो निकाल लेंगे। जीपी रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने जीपी रेशो निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल प्लस आईडीटी। किसका? सेंडिंग डिपार्टमेंट का। और मैंने रीज़न बताया था आपको कि जब हमारा आईडीटी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है, जब हमारा सेल ये भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है, तो इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है इन दोनों से हमने बराबर रेट से कमाया होगा। तो जीपी आपका टोटल फिगर होता है, और हमने सेल से और आईडीटी से सेम रेट से कमाया है, तो आप सेल भी टोटल कर लो। तो टोटल जीपी बाय टोटल सेल आपकी एक रेशो आ जाएगी। हम इस रेशो को मान लेंगे नॉर्मल रेशो। बस करना क्या है, इस रेशो को फिर हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे और इसको जीपी रेशो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कहाँ से पता लगेगा? रिसीविंग से, और ये सेंडिंग से। ये बात बताई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो। कैलकुलेट जीपी रेशो फॉर सेंडिंग डिपार्टमेंट। जीपी रेशो निकाली थी हमने, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल प्लस आईडीटी इन 100। और फिर दूसरा स्टेप स्टॉक रिजर्व आ गया था, क्लोजिंग स्टॉक लो, जीपी रेशो। प्रॉफिट रेशो को रिप्लेस कर देंगे हम जीपी रेशो से। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा होना चाहिए? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। आईडीटी शुड बी एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, प्रॉफिट रेशो नहीं है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी नहीं है, यूजुअल सेलिंग प्राइस भी नहीं है, तो फिर हम ये मान लेंगे कि आईडीटी कॉस्ट पे गया है, स्टॉक रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। यानी या तो प्रॉफिट रेशो दे रखा हो या एनएसपी लिखा हो, एक चीज़ तो होनी चाहिए। नहीं तो हम आईडीटी को कॉस्ट पे मान लेंगे, हम स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे नहीं और पेपर में नोट लिख देंगे, ना तो प्रॉफिट रेशो गिवन है, ना ये बता रहा है कि आईडीटी नॉर्मल प्राइस पे हुआ है। तो हम कैसे मान लें कि प्रॉफिट है उसके अंदर? हम कॉस्ट मानेंगे आईडीटी को और प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। ये देखो, ये चीज़ मैंने नोट्स में भी लिखवाई थी आपको। ये देखो बेटे, हमने एक इम्पॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, हमने एक इम्पॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर प्रॉफिट रेशो के बारे में कुछ ना बता रखा हो, अगर आप इस नोट को नज़र मारते हैं तो, इफ़ प्रॉफिट रेशो इज़ नॉट गिवन एज वेल एज इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड दैट आईडीटी हैज़ बीन मेड एट एनएसपी। ना तो आपको ये बता रहा है कि प्रॉफिट रेशो है, ना ही बता रहा है कि एनएसपी पे है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि आईडीटी हैज़ बीन मेड एट कॉस्ट, और हम इस पर कोई स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट नहीं करेंगे। और हमने दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी थे, 18th और 19th। जब स्टॉक रिजर्व है ही नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है फिर तो। यानी या तो प्रॉफिट रेशो होना चाहिए या नॉर्मल सेलिंग प्राइस का कोई ना कोई हिंट होना चाहिए आपके पास। ये देखो आप, जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन कराई अभी जीपी रेशो की, कॉन्सेप्ट क्या था? इफ़ प्रॉफिट रेशो इज़ मिसिंग, प्रॉफिट रेशो नहीं है आपके पास, बट इट इज़ मैंशनड दैट आईडीटी हैज़ बीन मेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, देन द फॉलोइंग स्टेप शुड बी अप्लाइड। और ये हमने शायद क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इस पूरे कैलकुलेशन का मैंने एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 2 में कराया था आपको। अच्छा जी, इसका मतलब ये कि जब आपको स्टॉक रिजर्व निकालना होगा तो एक तो आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए आईडीटी का, और एक आपको चाहिए प्रॉफिट रेशो।
ये चाहिए आपको रिसीविंग डिपार्टमेंट का और ये चाहिए आपको सेंडिंग डिपार्टमेंट का। अगर प्रॉफिट रेशो नहीं बताएगा लेकिन आपको ये बता दिया कि आईडीटी सेलिंग प्राइस पे है तो आप जीपी रेशो निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल प्लस आईडीटी इंटू 100। और ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है? ये सारी इंफॉर्मेशन सेंडिंग डिपार्टमेंट की है। सेंडिंग डिपार्टमेंट का जीपी, सेंडिंग डिपार्टमेंट की सेल, सेंडिंग डिपार्टमेंट का आईडीटी। चलें जी आगे। फिर हम चलते चलते स्टॉक रिजर्व के अगले स्टेप में आ गए थे और ये था जी हमारा केस नंबर 2। केस 2 क्या कहता था? केस 2 में इफ़ प्रॉफिट रेशो इज़ गिवन, लो कर लो बात, प्रॉफिट रेशो तो है, क्या नहीं है? प्रॉफिट रेशो इज़ गिवन बट क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी इज़ नॉट गिवन। इसका मतलब ये उल्टा हो गया। अब क्या उल्टा हो गया सर? प्रॉफिट रेशो तो है, प्रॉफिट रेशो है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मतलब पिछले वाले केस में सेंडिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन गायब थी लेकिन अगले केस में सेंडिंग की इंफॉर्मेशन तो है, रिसीविंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन गायब हो गई। तो फिर मैंने आपको कंटेंट रेशो निकालने की सलाह दी थी। तो कंटेंट रेशो या तो फीफो से निकलेगा या वेटेड एवरेज से निकलेगा, लेकिन स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन फीफो से चलते हैं। तो फिर हमने इसमें क्या किया था, ये जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है इसके ट्रेडिंग अकाउंट में गए थे और इसके डेबिट साइड के सारे कॉस्ट का टोटल लगा लिया था। इसके हमने सारे के सारे डेबिट साइड के आइटम्स का टोटल लगा लिया था। ओपनिंग स्टॉक को हमने हटा दिया था और हमने फीफो के हिसाब से सारी वर्किंग बनाई थी और एक फार्मूला डेवलप कर लिया था, आईडीटी अपॉन टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट के अंदर आपका आईडीटी जितने परसेंट है वही आपका क्लोजिंग स्टॉक में होगा। अगर डेबिट साइड में टोटल है, डेबिट साइड में टोटल कॉस्ट है तो उस टोटल कॉस्ट का एक हिस्सा इन्होंने बेच दिया होगा, एक हिस्सा इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक में रखा होगा। तो जितने परसेंट आईडीटी टोटल कॉस्ट में शेयर करता है क्लोजिंग स्टॉक में भी उतने परसेंट शेयर करता होगा। तो हमने कंटेंट रेशो निकाला था। तो कंटेंट रेशो का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? आईडीटी अपॉन टोटल कॉस्ट। वेटेड एवरेज में 4 कंपोनेंट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस और आईडीटी। लेकिन फीफो में 3 होते हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम ये मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक बिक गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं होगा उसका। तो हमने 3 चीज़ें ली थी। अच्छा, तो हमने क्या किया था, जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं था तो हम सेंडिंग डिपार्टमेंट के पास गए थे। नहीं, ये तो जीपी रेशो वाला केस आ गया, हमें तो रिसीविंग। और हाँ, हमने कंटेंट रेशो निकाला था, रिसीविंग डिपार्टमेंट का। और उसके लिए हमने क्या किया था, फीफो यूज़ करके 3 चीज़ों का टोटल मारा था, ये टोटल कॉस्ट आ गई थी। वेटेड एवरेज फॉलो करते तो 4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये टोटल कॉस्ट आ जाती। अच्छा, तो हमने कंटेंट रेशो में क्या किया था, ये फार्मूला लगाया था, आईडीटी अपॉन टोटल कॉस्ट, ये परसेंटेज आ गई थी। फिर क्या हुआ था, फिर स्टॉक रिजर्व निकाला था। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक लो, उस पर कंटेंट रेशो लगाओ। ये इंफॉर्मेशन किसकी है? रिसीविंग। ये इंफॉर्मेशन रिसीविंग, उसका क्लोजिंग स्टॉक ले लो टोटल और उस पर लगा दो कंटेंट रेशो, तो पता लग जाएगा कि इस टोटल कॉस्ट के अंदर आईडीटी कितने परसेंट है। कंटेंट रेशो क्या शो करती है? टोटल कॉस्ट के अंदर आईडीटी कितना है। प्रॉफिट एलिमेंट ना तो परचेज के अंदर है ना एक्सपेंसेस के अंदर है, प्रॉफिट एलिमेंट है आईडीटी में। तो अगर आपको क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी नहीं बताता तो कोई बात नहीं, टोटल कॉस्ट में आईडीटी का प्रोपोर्शन निकाल लो और वही प्रोपोर्शन क्लोजिंग स्टॉक पे लगा दो। तो ये जो रिजल्ट आएगा इसको बोलेंगे हम स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी। हम इसे आईडीटी का स्टॉक मान लेंगे। तो मान लो 50% कंटेंट रेशो है तो क्लोजिंग स्टॉक का आधा आईडीटी है, आधा परचेज और एक्सपेंस है। तो जो परचेज और एक्सपेंस है उसमें तो प्रॉफिट होगा नहीं, आईडीटी वाले पे होगा। तो हमने आईडीटी निकाल लिया और इस पे लगा देंगे प्रॉफिट रेशो। ये किसका? सेंडिंग डिपार्टमेंट का। तो ये नेट इक्वेशन बन के आ गई।
क्लोजिंग स्टॉक किसका, रिसीविंग का। कंटेंट रेशो किसका, कंटेंट रेशो भी रिसीविंग का। और प्रॉफिट रेशो किसका, सेंडिंग का। आपका स्टॉक रिजर्व आ गया था। मैं यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ के आए हो, क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने। क्लिक हो जाना चाहिए, हाँ यार पढ़ा तो था। पहले मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग बताया, फिर उसका फॉर्मेट कराया, फॉर्मेट कराने के बाद एक्सपेंसेस पे नोट्स लिखवाए, फिर टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स बताए, फिर आपको आईडीटी समझाया, आईडीटी कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस पे समझाया, स्टॉक रिजर्व की कंडीशन बताई, स्टॉक रिजर्व निकालना बताया, फिर स्टॉक रिजर्व के केस हमारे शुरू हो गए। अच्छा जी, प्रॉफिट रेशो नहीं है, सेंडिंग डिपार्टमेंट ने बताया नहीं कितना कमा रहे हैं, तो फिर एनएसपी ढूंढो, एनएसपी मिल गया, जीपी रेशो निकाल लो। एनएसपी भी नहीं है, नो स्टॉक रिजर्व इज़ रिक्वायर्ड। फिर दूसरा केस, लो जी क्लोजिंग स्टॉक आईडीटी का पता ही नहीं, आईडीटी कितना था ये तो पता है, आईडीटी में से बचा कितना ये नहीं पता, तो कोई बात नहीं, कंटेंट रेशो निकाल लो। टोटल कॉस्ट में आईडीटी का रेशो निकाल के क्लोजिंग स्टॉक पे लगा दो, अजम्पशन ले लो जितना टोटल कॉस्ट में उतना ही क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक से बाहर निकल आया आईडीटी, लगा दो इस पे प्रॉफिट रेशो, आ गया स्टॉक रिजर्व। यही तो पढ़ रहे हैं और कर क्या रहे हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लो जी क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी नहीं बताया, क्वेश्चन ने प्रॉफिट रेशो ये भी नहीं बताया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ब्लैंक है। क्वेश्चन हमारे काम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो हम कौन सा पीछे हटने वाले हैं, हमें सारी कैलकुलेशन पता है। अगर प्रॉफिट रेशो नहीं है तो कोई बात नहीं, जीपी रेशो निकाल लेंगे, और अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो कोई बात नहीं, कंटेंट रेशो निकाल लेंगे। तो अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पहला स्टेप जीपी रेशो निकालो। लेकिन जीपी रेशो निकालना तभी जब एनएसपी लिखा हो, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। आईडीटी होना चाहिए, आईडीटी सेलिंग प्राइस पे होना चाहिए, तो लिखा होना चाहिए कि आईडीटी हैज़ बीन मेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, यूजुअल सेलिंग प्राइस, लिखा होना चाहिए वहाँ पे। हाँ जी लिखा हुआ है, जीपी रेशो निकाल लो। हम जीपी रेशो निकाल लेंगे, कंटेंट रेशो निकाल लेंगे। अच्छा वो तो सर पता लग ही गया हमें, वो तो हमें याद है सारी बातें। सेंडिंग डिपार्टमेंट के लिए जीपी रेशो निकालो, रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए कंटेंट रेशो निकालो, और उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक इनटू कंटेंट रेशो इनटू जीपी रेशो। जीपी रेशो आ गया स्टॉक रिजर्व, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखो ये देखो, ये हमारा तीसरा केस है। इफ़ प्रॉफिट रेशो एज वेल एज स्टॉक आउट ऑफ आईडीटी बोथ आर नॉट गिवन, अगर दोनों ही नहीं पता तो क्या करोगे, तो करना क्या है, पहले हम जीपी रेशो निकालेंगे, किसका, सेंडिंग डिपार्टमेंट का, फिर हम कंटेंट रेशो निकालेंगे, किसका, रिसीविंग डिपार्टमेंट का, फिर हम स्टॉक रिजर्व निकाल लेंगे। तो तीसरे केस में क्या हुआ, केस 1 केस 2 दोनों मर्ज हो गए आपके। सारी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई हुई है, और फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। और हमेशा फीफो ही लगा के आना पेपर में। स्टडी मैट में एक क्वेश्चन भी वेटेड एवरेज से उन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ, सारे क्वेश्चन फीफो से किए हुए हैं। तो कंटेंट रेशो में 3 ही चीज़ें लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते, परचेज, एक्सपेंस और आईडीटी, 3 चीज़ें लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते वहाँ पे। ये पूरी कैलकुलेशन हमने की थी, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 कराया पहले मैंने आपको, देखो जीपी रेशो निकलवाया, स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन कराई, कंटेंट रेशो निकलवाया। फिर हम आ गए थे केस नंबर 4 पे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। हमने बिजनेस पी&एल बनाया था, और इस बिजनेस पी&एल में डेबिट साइड में लिखा था हमने टू स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक, या फिर हम कई बार लिख देते हैं टू CSR, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, सीधा भी लिख देते हैं। और मुझे बताओ, जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, मैं स्टॉक रिजर्व की बात ही नहीं कर रहा, जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल के लिए क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक। तो फिर ये जो इस साल का CSR है
ये अगले साल के लिए क्या बनेगा, OSR। अगर CSR डेबिट करेंगे तो OSR क्रेडिट करेंगे। जो प्रॉफिट इस साल आपने रियलाइज़ नहीं किया, आपने उसको डेबिट कर लिया, प्रॉफिट रोक लिया रिकग्नाइज होने से, पर अगले साल ये माल बिक जाएगा तो ये प्रॉफिट अगले साल के क्रेडिट साइड में आके रिकग्नाइज हो जाता है। इसलिए जब हम क्लोजिंग स्टॉक पे CSR निकालते हैं और उसे P&L में डेबिट करते हैं, उसी प्रकार ओपनिंग स्टॉक पे OSR निकाल के P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। जो प्रॉफिट पिछले साल रियलाइज़ नहीं हुआ वो अगले साल रियलाइज़ हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक रिज़र्व की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे CSR निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, फिर हम इस पर कंटेंट रेशो लगाएंगे, फिर हम इस पर प्रॉफिट रेशो लगाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन से साल की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन करंट ईयर की है। अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का है तो कंटेंट रेशो, प्रॉफिट रेशो भी इसी साल का चाहिए। लेकिन अगर आप OSR निकाल रहे हैं तो आपका फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग स्टॉक इनटू कंटेंट रेशो इनटू प्रॉफिट रेशो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पिछले साल की चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर की चाहिए। इस साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में जो रेशो यूज़ हुए होंगे वो चाहिए आपको। तो हमें पिछले साल की इन्फॉर्मेशन चाहिए OSR के लिए। तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कंटेंट रेशो, प्रॉफिट रेशो पिछले साल का दे रखा होगा, वो यूज़ करके आपने OSR निकालना है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कंटेंट रेशो, प्रॉफिट रेशो पिछले साल का नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप OSR नहीं निकालोगे। हम ये मान लेंगे कि ये कंटेंट रेशो और ये प्रॉफिट रेशो जो करंट ईयर में है वो पिछले साल भी था, सेम रेशो लेके आप OSR निकाल लो। लेकिन ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन आपने करनी ही करनी है। या तो पिछले साल की इन्फॉर्मेशन दे दे, हम उसको प्रेफर करेंगे। पिछले साल की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, अगर पिछले साल की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लेंगे। तो कंटेंट रेशो, प्रॉफिट रेशो इस साल लगाओगे वही ओपनिंग स्टॉक पे लगाया ना, लेकिन कैलकुलेशन करके आनी है। और एक बात मैंने और बताई थी आपको, एक बात और बताई थी कि मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं आपका CSR है, तो क्लोजिंग स्टॉक लिया, कंटेंट रेशो लगाई, प्रॉफिट रेशो लगाई। एक आपका OSR है, ओपनिंग स्टॉक लिया, कंटेंट रेशो लगाई, प्रॉफिट रेशो बताई। ये करंट ईयर का चाहिए, ये प्रीवियस ईयर का चाहिए, ये प्रीवियस ईयर का चाहिए। मान लो प्रीवियस ईयर का नहीं मिला तो आपने इसको करंट ईयर का यूज़ कर लिया। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन आपको दो जगह यूज़ करनी है तो कभी कभार कुछ बुक्स के अंदर क्या किया हुआ है, ये कैलकुलेशन दो बार नहीं की हुई। वो क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, नेट स्टॉक निकाल लेते हैं और नेट स्टॉक पे एक ही बार कैलकुलेशन करके बिजनेस P&L में नेट स्टॉक रिजर्व डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, CSR डेबिट करते हैं, OSR क्रेडिट करते हैं अलग अलग। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर क्या किया हुआ है, नेट स्टॉक रिजर्व मिलता है आपको। यहाँ आपको लगे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया यार, बार बार कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम है, तो जहाँ भी आपको कंटेंट रेशो, प्रॉफिट रेशो दोनों जगह कॉमन नज़र आए, आपको लगे यार सेम इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है, तो आपको दो बार स्टॉक रिजर्व निकालने की ज़रूरत क्या है। CSR P&L में डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, तो आप इन दोनों को नेट ऑफ करके P&L में डाल दो और नेट कैलकुलेशन करके आ जाओ, वो भी वैलिड है। अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, आपकी चॉइस है ये। पर एक कंडीशन याद रखना, इन्फॉर्मेशन कॉमन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ये इन्फॉर्मेशन अलग है, ये अलग है, फिर आप नेट ऑफ नहीं कर पाओगे, फिर आपको अलग अलग वर्किंग बनानी। फिर मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं निकलता। 4 तरह के क्वेश्चन है जहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व नहीं निकलता। नंबर 1, अगर लिखा हो ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट है, अगर ओपनिंग स्टॉक है ही कॉस्ट पे तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। ओपनिंग स्टॉक नील है, कोई स्टॉक रिजर्व नहीं चाहिए। तीसरा, क्वेश्चन खुद कह दे कि ओपनिंग स्टॉक में IDT है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पॉइंट। और क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व मेंशन हो तो भी नहीं निकालेंगे। 4 क्वेश्चन थे जहाँ पे OSR नहीं निकलता, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे हो, ओपनिंग स्टॉक नील हो, ओपनिंग स्टॉक में IDT नहीं है, क्वेश्चन साफ साफ कह दे, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व गिवन हो तो हम क्यों निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 8, ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे हमने वर्किंग नहीं बनाई थी। बाकी हर क्वेश्चन में OSR निकलता है। ये पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ समझाई थी सर। ये देखो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व में ओपनिंग स्टॉक लो,
कंटेंट रेशो लो, प्रॉफिट रेशो लो, लेकिन प्रीवियस ईयर का। इफ़ कंटेंट रेशो, प्रॉफिट रेशो फॉर प्रीवियस ईयर आर नॉट गिवन, वी विल अज्यूम दैट ऑल रेशोज इन प्रीवियस आर सेम इन करंट ईयर। करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लेके बना दो। फिर ये हमने फॉर्मेट नोट किया था कि जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है वो तो हम क्रिएट करते हैं, और जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है ये हम रिवर्स करते हैं। पिछले साल का रिवर्स हो रहा है, नया बन रहा है इसमें। इन द फॉलोइंग केसेज देयर विल बी नो कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक अगर नील है, क्वेश्चन नंबर 2, एट कॉस्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक में कोई आईडीटी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8। सब कुछ आपकी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवाया हुआ है सर। यानी क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, कंटेंट रेशो लेंगे, प्रॉफिट रेशो लेंगे, और OSR CSR दोनों निकालेंगे। ये सारी वर्किंग कराने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 करवाया आपको मैंने। सारी वर्किंग बना के दी हुई है, देखो यहाँ पे मैंने OSR CSR अलग अलग निकलवाए हुए हैं, शॉर्टकट नहीं मारा हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 16 कराया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 कराया। अच्छा जी, फिर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 में ले आया। कॉन्सेप्ट नंबर 7 ये क्या था? एप्लीकेशन ऑफ जीपी रेशो व्हेन ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन। इम्पॉर्टेंट। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, जीपी रेशो दे रखा था आपको, जीपी रेशो मान लो 15% है, और ये एनएसपी पे है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और क्वेश्चन मुझे कह दे कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस में से हमने ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, तो ये हमारी नेट सेल है। जीपी रेशो दे रखा है आपको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, और सेल दे रखी है आपको नेट प्राइस पे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो इस जीपी रेशो का इस्तेमाल यहाँ तो हो सकता है, लेकिन इस जीपी रेशो का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता, तो फिर तो प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको जिस बेसिस पे रेशो दे रखी है, आप पहले अपनी सेल को उसी बेस में वापस ले आओ। कैसे? मैंने बोला था नेट सेल ले लो, ठीक है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट को ऐड बैक कर लो। पहले आप जो ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया है सेल में से माइनस कर रखा है, उसे एक बार ऐड बैक कर लो। इससे क्या होगा, आपकी जो सेल है वो नॉर्मल सेल बन जाएगी। नॉर्मल सेल बन गई, ये 15% का जो जीपी रेशो है इस पर लगा दो, ठीक है, तो आपका नॉर्मल जीपी आ गया। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट बाद में फिर माइनस कर लेना, मतलब जितना आपने ऊपर ऐड बैक किया था वो प्रॉफिट में से माइनस कर लेना, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने जीपी रेशो का इस्तेमाल करना सिखाया था आपको कि अगर आपके क्वेश्चन में जीपी रेशो नॉर्मल सेल पे दे रखा हो, लेकिन सेल अपनी डिस्काउंट के बाद नेट प्राइस पे हो, तो उस जीपी रेशो का इस्तेमाल वहाँ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो इस नेट सेल में आप पहले ट्रेड डिस्काउंट को ऐड बैक करके नॉर्मल सेल बना लो, उस पर नॉर्मल जीपी निकाल लो। एक बार जीपी हाथ लग गया तो जितना डिस्काउंट आपने दिया उसे काट दो जीपी में से, आपका एक्चुअल जीपी पता लग जाएगा। क्योंकि मैंने बार बार ये बात बोली थी कि डिस्काउंट वैसे तो P&L में जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सेल में रिफ्लेक्ट होता है। सेल की वैल्यू कम हो जाती है, सेल एक्चुअल प्राइस पे आ जाती है, जिसकी वजह से उस पर जीपी रेशो काम नहीं करता। जीपी रेशो बना होता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस के लिए। तो ये पूरी कहानी आपको सुनाई थी मैंने कि पहले आप एक्चुअल सेल ले लो, इसमें ट्रेड डिस्काउंट ऐड कर लो, इसे नॉर्मल सेल बना लो, जीपी रेशो लगा दो एनएसपी वाला, ये नॉर्मल जीपी आ गया। तो अगर आपको एक्चुअल जीपी निकालना है, बाद में डिस्काउंट काट देना। तो ये था ट्रिक, इसके हमने क्वेश्चंस भी किए थे क्लास में। कुछ नहीं था, जीपी रेशो का एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन के अंदर कि जिस बेसिस पे आपको जीपी रेशो दे रखा है, सेल पहले उसी बेस पे ले आओ। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 कराया था आपको मैंने, पहले एक्चुअल सेल लिखी, ट्रेड डिस्काउंट ऐड किया, नॉर्मल सेल बनाई, फिर जीपी निकाल लिया, फिर डिस्काउंट काट दिया, एक्चुअल जीपी आ गया। सेम फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क में दिया था। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गया था, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 8 पे आ गया था, और ये था मैनेजर्स कमीशन के ऊपर। D1, D2, IDT 10,000 रुपये कॉस्ट थी,
प्रॉफिट ऐड कर लिया 1000 रुपये, आईडीटी बन गया हमारा 11,000 रुपये। तो इसमें जो 1000 रुपये कमाए हैं, इसमें जो 1000 रुपये कमाए हैं, इस पे मैनेजर कमीशन मांगेगा आपसे। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को आईडीटी भेजता है तो उसमें प्रॉफिट लोड करता है, तो जितना भी प्रॉफिट डिपार्टमेंट शो करेगा उस डिपार्टमेंटल प्रॉफिट पे मैनेजर आपसे कमीशन मांगेगा, लेकिन कंपनी उसको कमीशन देगी नहीं। क्यों? कंपनी इस डिपार्टमेंटल मैनेजर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगी, तूने कितने पैसे कमाए? वो बोलेगा जी 1000 रुपये कमाए। हमने बोला कैसे कमाए? कहता जी मैंने 11,000 रुपये का आईडीटी भेजा था, आईडीटी में 1000 रुपये का प्रॉफिट था। तो कंपनी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगी कि ये जो आईडीटी था किसके पास गया? वो बोलेगा D2 के पास। क्या पूछ के आ ज़रा उससे, उसने माल बेच दिया क्या? वो कहता जी मैं क्यों पूछ के आऊँ? क्या पूछ के तो आ, तूने उसको आईडीटी भेजा, उसने माल बेचा कि नहीं बेचा? ये उससे पूछने गया कि मैंने जो तेरे को माल दिया था तूने बेचा कि नहीं बेचा? कहता नहीं जी सारा अनसोल्ड है, 11,000 का 11,000 अनसोल्ड पड़ा है। इसने मालिक को आके बोला कि जी 11 का 11 अनसोल्ड पड़ा है। तो मालिक ये कहता है मैंने तो धेला नहीं कमाया, माल जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा है, कस्टमर को दिया नहीं आपने, तेरे को किस चीज़ पे प्रॉफिट, तेरे को किस चीज़ पे कमीशन दे दूँ मैं? ये तो वही बात हो गई, मालिक ने कुछ कमाया नहीं, कस्टमर आया नहीं, सेल हुई नहीं, लेकिन डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने प्रॉफिट पे कमीशन मांगने आ गया। मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आपको कि ऐसा नहीं होता। तो पहले हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लिखते हैं, फिर हम इसमें से माइनस करते हैं स्टॉक रिजर्व। D1 को बोलो, सेंडिंग डिपार्टमेंट को बोलो, पहले बताओ प्रॉफिट किसने कमाया? प्रॉफिट कमाया था सेंडिंग डिपार्टमेंट ने। तो सेंडिंग डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाओ, क्या पूछ के आ तूने जहाँ जहाँ माल भेजा, तेरा भेजा हुआ कितना माल अनसोल्ड पड़ा है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा कि इसका भेजा हुआ कितना माल अनसोल्ड पड़ा है, उस पर स्टॉक रिजर्व निकलेगा पहले। तो ये पहले स्टॉक रिजर्व माइनस कराएगा, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है उस पर थोड़ा ना कमीशन देंगे हम। तो पहले हम डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लिखेंगे, फिर स्टॉक रिजर्व माइनस करेंगे, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, इसके ऊपर कमीशन देंगे तो हमारा डिपार्टमेंटल करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट पे कमीशन नहीं मिलता, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट में से स्टॉक रिजर्व माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर कमीशन मिलता है। तो अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को माल बेचा, उस पर प्रॉफिट कमाया, उस पर कमीशन नहीं देंगे। इसने माल बेचा, उसने आगे कस्टमर को बेच दिया, प्रॉफिट रियलाइज़ हो गया, ले ले कमीशन। माल दिया, उसके पास अनसोल्ड पड़ा है, उस पर प्रॉफिट एलिमिनेट होगा, फिर कमीशन। पूरी कहानी आपको सुनाई थी मैंने, ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। तो हमारी बुक में 5-6 क्वेश्चन थे एक जैसे, और उसमें क्या किया होता था, उसमें प्रॉफिट दे रखा होता था, और वो प्रॉफिट होता था आफ्टर कमीशन, लेकिन लिखा होता था बिफोर स्टॉक रिजर्व। तो फिर हमें ठीक करना पड़ता था इसको। पहले हम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन लेते, इसमें हम कमीशन को ऐड बैक करते, तो ये बन जाता हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम माइनस करते थे स्टॉक रिजर्व, फिर आता था हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, फिर माइनस करते थे कमीशन। हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं क्लास में, एक ही तरह के 5-6 क्वेश्चन थे बुक के अंदर। ये वो चीज़ थी हमारी। ये देखो, डिपार्टमेंटल हमारा प्रॉफिट, फिर स्टॉक रिजर्व माइनस करेंगे, ये रियलाइज प्रॉफिट आएगा, फिर इस पर कमीशन देंगे हम। अच्छा, और मैंने होमवर्क दिया था आपको, देखो कितने क्वेश्चन, 38, 34, 23 और 3 6, और एक क्वेश्चन क्लास में कराया था 13th। एक क्लास में कराया, 6 क्वेश्चन सेम थे, वो होमवर्क में दिए थे। उसमें मैंने बच्चे को बोला 1-2 और कर लेना, बाकी छोड़ देना। पहले स्टॉक रिजर्व निकले सबके, और फिर हमने ये फॉर्मेट बनाया था। फिर हम आ गए थे कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 9 किस चीज़ पे था? यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट पे। हमने क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें यूनिफॉर्म जीपी बता रखा होता था सारे डिपार्टमेंट्स का, और अगर सारे डिपार्टमेंट्स का यूनिफॉर्म जीपी रेशियो है तो शायद आपको याद हो, हम उसमें क्या करते थे, पहले परचेज वाले यूनिट्स की सेल बना के देखते थे। उस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको कॉस्ट पर यूनिट नहीं बता रखी होती थी। उस क्वेश्चन, शायद आपको याद हो, उस क्वेश्चन के अंदर आपको परचेज वाले यूनिट्स अलग बता रखे होते थे, सेल वाले अलग बता रखे होते थे। मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया था
कि अगर आपको यूनिफॉर्म जीपी रेशो मिल जाए तो सबसे पहला काम करा करो, नो स्टॉक सिचुएशन अज्यूम कर लिया करो कि कोई स्टॉक नहीं है, ना कोई ओपनिंग स्टॉक ना कोई क्लोजिंग स्टॉक। जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आप अज्यूम कर लोगे कि है ही नहीं, तो परचेज़ वाले यूनिट्स आपके सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते थे, जितने यूनिट्स हमने खरीदे हैं उनका सेलिंग प्राइस निकाल लेते थे। तो सेल माइनस परचेज़, प्रॉफिट पता लग जाता था। कौन से यूनिट्स का? परचेज्ड यूनिट्स का। नो स्टॉक सिचुएशन, याद आया कुछ? तो जितने यूनिट्स खरीदे होते थे उन्हीं की सेल बना लेते थे, उन्हीं का प्रॉफिट आ जाता था, उससे हम रेशो बना लेते थे। ओवरऑल रेशो यूनिफॉर्म है, तो सारे डिपार्टमेंट्स में वो रेशो का इस्तेमाल करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल के आंसर बना लेते थे। ये वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें था टोटल जीपी टोटल सेल। ये तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन की वैरायटी थी हमारे पास। ये देखो मैं आपको वर्किंग नोट चेक कराता हूँ। ये देखो जीपी रेशो के लिए नो स्टॉक सिचुएशन, तो हम क्या करते थे, सारे डिपार्टमेंट के लिए ये जो यूनिट्स खरीदे गए हैं इसकी सेल बना के इसी में से परचेज माइनस करके जीपी निकाल लेते थे और ये सारे डिपार्टमेंट में यूज़ कर लेते थे कि अगर इसका 20 रुपये का सेलिंग प्राइस है तो 4 रुपये का प्रॉफिट है, 16 रुपये की कॉस्ट, 22.5 है, 20% प्रॉफिट है, 4.5 रुपये का प्रॉफिट, 18 रुपये की कॉस्ट, 25 रुपये का सेलिंग प्राइस है, 20% प्रॉफिट है, 5 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपये। यही रेशो लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे अपना। फिर मैंने इसमें भी होमवर्क दिया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हुए हैं। और फिर हम आ गए थे लास्ट कॉन्सेप्ट पे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10, चेन ट्रांसफ़र। ये था हमारा चेन ट्रांसफ़र। स्टॉक रिजर्व किस चीज़ के ऊपर था? चेन ट्रांसफ़र के ऊपर था। चेन ट्रांसफ़र क्या था? ए ने अपने गुड्स बी को दिए, बी ने अपने गुड्स सी को दिए, सी के पास क्लोजिंग स्टॉक है और इस पे स्टॉक रिजर्व निकालना होता था हमने। और जब आपको सी के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक, ये चेन ट्रांसफ़र है। पहले ए ने बी को माल दिया, लोडिंग करी, फिर बी ने उस माल में फिर लोडिंग करी, तो सी तक पहुंचते पहुंचते डबल लोडिंग हो जाती थी। तो ये जो सी डिपार्टमेंट है इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है इस पर स्टॉक रिजर्व निकालना मुश्किल काम हो जाता था। हमने इसको चेन ट्रांसफ़र का एक नाम देके कुछ स्टेप्स बनाए थे। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि पहले क्लोजिंग स्टॉक लो आप सी का, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है जी। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? रिसीविंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, कंटेंट रेशो भी किसका? सी का। सी का ही क्लोजिंग स्टॉक, सी का ही कंटेंट रेशो फीफो के हिसाब से। लेकिन प्रॉफिट रेशो किसका? प्रॉफिट रेशो बी का। इसका ये सेंडिंग डिपार्टमेंट है। तो फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक इनटू कंटेंट रेशो इनटू जीपी रेशो, ये था सी, ये भी था सी, ये भी था बी, तो स्टॉक रिजर्व 1 निकाल लिया था हमने। अब उसके बाद क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक इनटू कंटेंट रेशो, ये हमारा आईडीटी आ गया था यहाँ से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये आईडीटी कहाँ से आया था? ये आया था बी से। तो अगर मैं इसमें से स्टॉक रिजर्व 1 माइनस कर लूँ तो ये कॉस्ट ऑफ बी आ जाएगी। भाई क्लोजिंग स्टॉक किसका लिया था? सी का। कंटेंट रेशो भी सी का, तो वो आ गया आईडीटी। वो आईडीटी कहाँ से आया है? बी से। तो अगर मैं बी के सेलिंग प्राइस में से बी का स्टॉक रिजर्व माइनस कर लेता हूँ, बी की कॉस्ट आ जाएगी। तो फिर हमने क्या किया था? कॉस्ट ऑफ बी, ये हमारा सेकंड पार्ट था। कंटेंट रेशो भी किसका? बी का। और प्रॉफिट रेशो किसका? ए का। ये वर्किंग बनाई थी हमने चेन ट्रांसफ़र में। नहीं समझे? एक्स वाई जेड, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक किसका? जेड का। कंटेंट रेशो किसका? जेड का। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? आईडीटी फ्रॉम वाई। ये वाई का आईडीटी आ गया। इस पे लगा देंगे हम प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो किसका? वाई का। ये रिसीविंग का, ये भी रिसीविंग का, ये सेंडिंग का। तो ये आ गया स्टॉक रिजर्व 1। ये जो प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट मैं इस आईडीटी में से माइनस कर लूँ तो वाई की कॉस्ट आ जाएगी। वाई अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करता है, आईडीटी बनाता है, जेड को दे देता है। ये रहा आईडीटी, इसमें से हमने स्टॉक रिजर्व 1, ये रहा आईडीटी, माइनस कर दिया था स्टॉक रिजर्व 1।
फिर हमने मल्टीप्लाई किया था कंटेंट रेशो से, कंटेंट रेशो किसका, वाई का, और प्रॉफिट रेशो किसका, एक्स का। ये वर्किंग इस तरह से बनाई थी हमने। याद आया कुछ चेन ट्रांसफ़र? पी क्यू आर, तो सबसे पहले हमने वर्किंग बनाई थी आर के लिए, तो क्लोजिंग स्टॉक इनटू कंटेंट रेशो, ये आ जाएगा आईडीटी फ्रॉम क्यू। ये किसका था, आर का, ये भी किसका था, आर का। तो जब आईडीटी आ गया, आईडीटी फ्रॉम क्यू, इसको मल्टीप्लाई किया हमने प्रॉफिट रेशो से, प्रॉफिट रेशो किसका, क्यू का, स्टॉक रिजर्व 1 आ गया। फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि क्यू के पास भी क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आर के पास होता है, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक क्यू के पास भी हो सकता है। तो क्यू के पास जो क्लोजिंग स्टॉक आया वो कहाँ से आया, वो आया पी से। तो क्यू के पास दो तरह के स्टॉक इकट्ठे हो गए हैं। एक तो ये जो आईडीटी था, आईडीटी फ्रॉम क्यू, अगर मैं इसमें से ये वाला स्टॉक रिजर्व माइनस कर लूँ तो ये क्यू की कॉस्ट बन जाएगी। भाई ये माल किसने भेजा था, क्यू ने भेजा था ना। क्यू का अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर लूँ तो क्यू की कॉस्ट आ जाएगी। तो करना क्या है, आईडीटी लेना है, आईडीटी फ्रॉम क्यू माइनस करना स्टॉक रिजर्व 1, इसमें ऐड कर लो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू, इकट्ठा ही कर लो। ये भी क्यू का क्लोजिंग स्टॉक बन गया। अब आर के क्लोजिंग स्टॉक में से जब आप क्यू का प्रॉफिट हटा दोगे तो क्यू की कॉस्ट आ जाएगी, वो क्यू का ही तो स्टॉक बन गया। इसमें हमने दोनों इकट्ठे कर लिए, कंटेंट रेशो क्यू का और प्रॉफिट रेशो पी का, आंसर आ गया। पहले सी से बी पे आना है, फिर बी से ए पे आना है। पहले जेड को वाई पे लेके आना है, वाई को एक्स पे लेके आना है। आर को पहले क्यू पे लेके आना है, क्यू को पी पे लेके आना है। जैसे जैसे माल जाता है वैसे वैसे हम वापस लेके आते हैं। ये हमने बातें पढ़ी हुई हैं सर, क्वेश्चन में बहुत प्रैक्टिस की हुई है हमने। ये देखो मैंने आपको ये वर्किंग बना बना के, ये चार्ट बना बना के कराया था। ये एग्जाम्पल 1 था, ए बी सी, ये प्रॉफिट रेशो, कंटेंट रेशो, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक किसका है, सी का, तो कंटेंट रेशो भी सी का। तो हम लेंगे 60,000, इसका करेंगे 70%, ये आ गया 42,000। तो ये 42,000 का माल कहाँ से आया है, बी से आया है। तो प्रॉफिट रेशो किसका, बी का, हमने लगाया जी इस पर 20%, तो 8400 रुपये आ गया। ये आ गया स्टॉक रिजर्व 1। अगर मैं 42,000 रुपये में से 8400 माइनस कर दूं तो बी की कॉस्ट आ जाएगी। तो बी का कंटेंट रेशो, बी के पास माल कहाँ से आता है, ए से आता है ना, तो बी का कंटेंट रेशो बताओ कितना है, 60% है, और ए का प्रॉफिट रेशो 10% है। आंसर आ गया। यही किया था हमने सारे क्वेश्चंस में, और चेन ट्रांसफ़र के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हुए हैं सर। मैं कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ सर। ये सारी चीज़ें आपने क्लास में पढ़ी हुई हैं। अच्छा, ये स्टॉक लेना है और ये कंटेंट रेशो लेना है। सी का ही क्लोजिंग स्टॉक, सी का ही कंटेंट रेशो, लेकिन प्रॉफिट रेशो बी का। पहला रिजल्ट आ गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बी का स्टॉक लेंगे, बी का कंटेंट रेशो लेंगे, लेकिन प्रॉफिट रेशो ए का लेंगे। इस तरह से वर्किंग बनाते हैं। सी क्लोजिंग स्टॉक इनटू कंटेंट रेशो इनटू प्रॉफिट रेशो बी का, सी का, ये आ जाएगा स्टॉक रिजर्व 1। फिर जो स्टॉक रिजर्व 1 आएगा, इस वाली कैलकुलेशन में से माइनस कर देंगे स्टॉक रिजर्व 1, फिर कंटेंट रेशो, फिर प्रॉफिट रेशो बी का और ए का। कॉपी पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर था सर हमारा, जिसको हमने 6 लेक्चर्स में समेटा था। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, और क्वेश्चन नंबर 31 मास्टर क्वेश्चन था आपका, सारे क्वेश्चंस का बाप था। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया वो कभी भी इस चैप्टर में मार नहीं खा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर कोई आपको बोले कि क्वेश्चन नंबर 31 करने की ज़रूरत नहीं, उसको बोल अपना काम कर ले। पेपर हमसे पूछ के थोड़ा ना बनाया जाएगा सर। अच्छा, फिर ये एग्जाम्पल 2 आया था, एग्जाम्पल 3 भी कराया था। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 17 कराया था। 17 के बाद फिर आपको 8 कराया था। 8 के बाद 8
फिर क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में दिया था, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 31 कराया था, सबका बाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग 31st क्वेश्चन, हाँ, फिर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15, 32 एंड 33, ये चारों क्वेश्चन डिपार्टमेंटल मार्कअप के थे। और मार्कअप के क्वेश्चंस मैंने डिपार्टमेंटल में कराए नहीं थे, मैंने ब्रांच में कराए थे। आमतौर पे क्या है ना, स्टडी मटेरियल में डिपार्टमेंटल के चैप्टर में मार्कअप है, पर मैंने मार्कअप होल्ड कर लिया था। मैंने बोला था ब्रांच की बात कराऊंगा। जब ब्रांच की बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। तो मैं जब आपको ब्रांच का चैप्टर रिवाइज़ कराऊंगा तो मार्कअप उसके साथ ही रिवाइज़ करा दूंगा आपको। ये हमने बेटे आज डिपार्टमेंटल का पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लिया है। अगले रिविजनरी वीडियो में मैं आपको 2 चैप्टर इकट्ठे रिवाइज़ कराऊंगा, एक तो बोनस शेयर और राइट शेयर, और एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज आप इसे फटाफट से रिवाइज़ करो, लेंदी था, मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट पेंडिंग नहीं छोड़ा, सारे रिवाइज़ करा दिए आपको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। मार्कअप का जो है ब्रांच के साथ ही कराऊंगा आपको। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट सब ब्रांच में करेंगे हम। बाय बाय।